नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम चाचा के फैक्ट्स है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं, कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपको आज की कहानी, ये जो मैंने आप सभी के लिए परोसी है, अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानी अक्सर मैं लाता रहता हूँ। जो आज की कहानी है ये प्रमोद जी की कहानी है। घर के सबसे छोटे बेटे हैं और ये भी कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां भी इन्हीं के कंधे पर थी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। ये कहानी प्रमोद जी की है और भेजी है इनकी धर्मपत्नी ने, जिनका नाम आशा है। प्रमोद और आशा दिल्ली के रहने वाले हैं। घर का सबसे छोटा बेटा होने की वजह से बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके कंधे पर है। प्रमोद और आशा हमेशा घर में सभी की बात मान के जो वो कहते हैं ये लोग करते हैं। प्रमोद का कोई भी अपना व्यापार नहीं, प्रमोद के पास कोई भी नौकरी, कुछ भी नहीं, तो इसका काम खर्चा चलता कैसे है। प्रमोद को इसके भैया, इसके पापा 2-1 रुपए की जो ज़रूरत होती है वो दे देते हैं। लेकिन शादी के बाद जब जिम्मेदारियां आनी शुरू हुई, करीब 3-4 महीने बीते, तो इनकी जो धर्मपत्नी है आशा, उसे सबसे बड़ा अजीब उस वक्त लगा जब इन दोनों का कहीं घूमने का प्लान था, ठीक है, और इन्होंने पापा से कुछ पैसे मांगे। पापा ने कहा कि बड़े भाई से ले लो, और बड़े भाई ने कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, सबसे बड़े भाई से ले लो। उसने मना कर दिया तो इनका वहाँ जाने का प्लान कैंसिल हो गया। जाना ज़रूरी था, स्पेशल था, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी आशा का जन्मदिन था। सोच रही थी कि कुछ एक अच्छा सा वक्त बिताया जाएगा, क्योंकि घर पे जो पार्टी करनी थी या कुछ छोटी सी गेट टुगेदर करनी थी, वो घर वालों ने मना कर दी कि बेकार की चीज़ें हैं, ऐसे तो आए दिन किसी न किसी का जन्मदिन वगैरह चलता ही रहता है। तो बड़ा बुरा लगा इसे, और लगता ही है जब इसे ये दिख रहा है कि घर में सभी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है या कोई भी छोटी बड़ी खुशी आती है तो सेलिब्रेशन होता है, तो मेरा आज पहला जन्मदिन है यहाँ पर। तो इनको उम्मीद थी, लेकिन इनके पतिदेव ने इनकी उम्मीद पर पानी नहीं फिरने दिया। 7 बजे तक इन्होंने अपने बाहर कुछ दोस्तों से पैसे मांग लिए। प्रमोद और आशा दोनों यहाँ से, अब घर से हम कुछ देर में आते हैं कहकर निकल गए। ये वापस नहीं लौटे। 11 बज गए, रात के 12-1 बज गया, लेकिन ये वापस नहीं लौटे। इनकी कोई ढूंढ नहीं हुई। कमाल की बात है, इनके 2 बड़े भाई हैं, ठीक है। सबसे बड़ा भाई एक गवर्नमेंट जॉब में है और जो छोटा भाई है ये हार्डवेयर की शॉप चलाता है, ठीक है। और कोई ऐसा व्यापार ज़बरदस्त नहीं चल रहा, ठीक है, मतलब काम खर्चा चल रहा है। इनमें से किसी ने भी इन दोनों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। बड़ा अजीब नहीं है, घर का कोई सदस्य घर पर सही वक्त पर नहीं आया, बहू भी साथ गई हुई है, वापस नहीं आई है, इनमें से किसी ने नहीं ढूंढा। सुबह 5 बजे ये अपने घर वापस आए। माँ ने ये कहा इनके घर में आने के बाद, जो सासू माँ हैं आशा जी की, कि तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो फटाफट से सभी के लिए चाय वगैरह बना लो। इसने कहा जी माँ जी। इन्होंने कुछ नहीं बताया। और पता है ये रुके कहाँ थे, इनकी आंखों में आंसू थे जब ये अपना बर्थडे छोटा सा गेट टुगेदर करके एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक अच्छा सा डिनर करके जब चल रहे थे, तो आशा का मन था, क्योंकि उस दिन शनिवार था, इत्तेफाकन आज भी शनिवार है, कि मैं एक बार बाबा से अरदास लगाना चाहती हूँ। सुना है कि बाबा से भीगी आंखों से जब भी अरदास लगी है ना, तो बाबा उसके लिए सदैव खड़े होते हैं। ये शनिदेव के जिस मंदिर गई थी वो प्राचीन मंदिर है और वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। कहा जाता है कि वहाँ आपने अगर कोई भी अपनी फरियाद लगा दी, अपनी मन्नत मांग ली, तो बाबा उसे पूरी ज़रूर करते हैं। वैसे तो मैं हर मंदिर को कहता हूँ, और कोई भी मंदिर, मैं तो ये कहता हूँ कि छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। आपकी आस्था कितनी ज़बरदस्त है, जो आपके घर में लगी फ़ोटो है उससे भी काम हो जाते हैं। इसने जो अरदास लगाई उसके बाद ये मंदिर से बाहर निकले ही नहीं। इन्होंने मना कर दिया कि अभी फ़िलहाल यहाँ अच्छा लग रहा है, यहीं बैठ रहे हैं, और ये दोनों वहीं मंदिर के अंदर वाली सीढ़ियों पर बैठे रहे। कब बातों बातों में सुबह हो गई, इन्हें पता ही नहीं चला। और घर आकर फिर वही सारी जिम्मेदारियाँ, घर वालों के लिए चाय बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, और घर में थोड़े बड़े ताने वाने सुनना, यही सब चल रहा था। ये आज नहा धोकर एकदम राजा बच्चा बनकर तैयार था।
मम्मी पापा ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है नहा धोकर इतना जल्दी सुबह उठकर। तो उसने बताया कि आज मैं ना दो एक जगह नौकरी के लिए ट्राई करने वाला हूँ, मुझे कहीं नौकरी करनी चाहिए। सब लोग हंसे इस पर। अच्छा, लेकिन तुझे नौकरी देगा कौन? आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये 10th में टॉपर रहा, 12th में टॉपर रहा, 97% नंबर थे इसके। मतलब पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है। और तो और कॉलेज भी इसने अपनी मतलब पैसों से ही कर पाया। ये बच्चों को घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था क्योंकि इसको पढ़ाने का बहुत शौक है लड़के को। प्रमोद जी के बारे में बोल रहा हूँ। और आशा से जब इनकी शादी हुई उसके बाद इनका कॉलेज में मतलब कॉलेज क्लियर हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसा रहा था। उसके बाद जॉब के लिए इन्होंने एक दो बार ट्राई किया, लेकिन कहते हैं ना हथेली पर सरसों नहीं उगती है, तो हो नहीं पाई थी। घर वालों ने फिर इसे बाकी जो ज़रूरी काम है उसके लिए लगा दिया था। ये वही करता था, घर में सब्ज़ी लाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वापस लाना है, घर में कोई ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो इलेक्ट्रीशियन को लेकर आना है, वो काम कराना है। ये घर के जो ज़रूरी काम है ये वो करता था। और इसे रात में 150 रुपये मिल जाते थे, जब ज़रूरत है मतलब मिल जाते थे। अगर इसने एक साथ कुछ भारी रकम मांग ली ना, 1000-1500, तो उसके लिए घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी सबसे कि किस लिए चाहिए। मतलब ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, ये सगा बेटा है इनका। और पता है इसकी वैल्यू क्यों नहीं है घर में? ये कमाता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ कि जिस दिन आपकी कमाई बढ़ जाएगी ना, उसी दिन आपके रिश्तेदार भी बढ़ जाएंगे, आपके दोस्त बढ़ जाएंगे। हाँ, आप कम खाते हो, कम कमाते हो, तो आपकी दोस्ती भी लिमिटेड होगी। सच्ची में ऐसे देखे हैं मैंने एग्जाम्पल। वो एक मैंने कहीं बात सुनी थी, कहाँ लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, कि जब आपकी जेब फटती है ना तो पैसे गिरने से पहले रिश्तेदारी गिर जाती हैं। बहुत सारे रिश्तेदार गायब हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कि ये हमारे कभी रिश्तेदार थे या नहीं। खैर अपने साथ तो ऐसा नहीं है, टचवुड, बाबा की कृपा है, क्योंकि अपने पे इतना है भी नहीं। आशा और प्रमोद इस परेशानी के दौर में बस चल रहे थे। आशा ने जो बाबा से अरदास लगाई थी, मैं बाबा बोल रहा हूँ शनिदेव जी को, ठीक है, उसका पूरे होने का इंतज़ार कर रही है ये बेसब्री से। लेकिन कल शनिवार को तो इसने अरदास लगाई है और आज ये मतलब इतवार है, ठीक है, तो ये एकदम से तो पूरी होगी नहीं। इसने गलती से एक बात बोल दी कि आप बच्चों को तैयार कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि बच्चों को स्कूल छोड़ा, कोई नौकरी पर कहीं इंटरव्यू पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तो इतवार है तो बच्चों को मैं स्कूल क्यों छोड़ने जाऊं? उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स डे है इनका और आज इतवार को ख़ास बुलाया है और तुझे इंटरव्यू पर इतवार को कौन रखेगा? इसने कहा मैं जो कंपनी खुली होगी उसमें जाऊंगा, मैं बस जाना चाहता हूं। तो भाइयों ने हंसकर मजाक बनाया कि हाँ इतवार को इसके लिए कंपनी खुलेगी और इसे इंटरव्यू पर रखा जाएगा। बहुत अच्छे। ऐसे मूर्खों के बीच हम रहते हैं, हमें समझ नहीं आता। ये बड़े भाई के शब्द थे। आशा है उसके बारे में बहुत बार, उसके पिता के बारे में बहुत बार, तेरे माता पिता ने तुझे यही सिखाया है, तुझे तमीज़ नहीं है, उठने बैठने की तमीज़ नहीं है और पता नहीं क्या क्या। क्योंकि जो बहू होती है उसको जो ताने मिलते हैं वो उसको और उसके घर वालों को एक साथ मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सिर्फ बहू को बोलना है वो नहीं होगा, बहू के मम्मी पापा बहन भाई सभी को इंक्लूड कर दिया जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि इसने मना कर दिया कि आज स्कूल छोड़ने मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे जिस जगह जाना है, जो कंपनीज हैं बहुत सारी वो इस तरफ हैं और बच्चों का स्कूल इस तरफ है, दोनों बहुत दूर पड़ते हैं और मेरे पास कन्वेंस है नहीं। और वास्तव में इसके पास कोई कन्वेंस नहीं है। ये जो ऑटो वगैरह होते हैं उन्हीं से एडजस्ट कर लेता है। बड़े भाई पे गाड़ी है, छोटे वाले पर भी है और छोटे वाले पर तो एक 2 व्हीलर भी है। जबकि इनमें से एक चीज़ इसके शादी में मिली हुई है, लेकिन इसे परमिशन नहीं है उसे चलाने की। आशा को भी बदतमीज़ कह दिया गया था। इसके घर से जो एक गाड़ी आई है ना गिफ्ट में, जो छोटा भाई इस्तेमाल करता है, जिसकी हार्डवेयर की दुकान है, एक बार उसने अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोल दिया था कि एक बार घूम कर आते हैं, चला कर आते हैं, तो मना कर दिया गया था, बदतमीज़ है और पता नहीं क्या क्या। छोड़ो, ये तो लोगों के स्वभाव पर है, कितना अच्छा वो बोलना जानते हैं। इसने अपनी ना तो गाड़ी मांगी ना स्कूटी मांगी और ये कहा कि मैं इस तरफ जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। बड़े भाई ने आज इसे और आशा को कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया। आशा ने इनसे ये कहा सभी से कि आप मेरे बारे में बोलते हो समझ आता है, लेकिन अपने भाई के बारे में ऐसा बोलते हो। और उस वक्त जब ये इंटरव्यू पर जा रहा है, पिता ने इसे कहा कि इधर आकर सामने बैठो। सुनिएगा ध्यान से। प्रमोद और आशा को दोनों को अपने सामने बिठाया कि तुम्हें यहाँ पर 4 रोटी मिल रही हैं खाने को, हजम नहीं हो रही हैं। यहाँ सभी का तुम्हें एहसान समझना चाहिए।
कुछ काम नहीं करता, उसके बाद भी तुझे घर पर बैठकर रोटियां खिला रहे हैं। और ये पूरे दिन क्या करती है महारानी? टीवी देखती है और अपने कमरे में पड़ी रहती है। अगर तुम दोनों पर इतना एहसान कर रहे हैं घर वाले, तो घर वालों की सुननी चाहिए, तुझे बच्चे स्कूल छोड़ कर आने चाहिए। और महारानी आप संयम बरतें, ये घर का बेटा है, इसे हम कुछ भी कहें। तो उसने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे बस ये बुरा लगा कि आप सभी लोग इन्हें इस तरह से बोलते हो, जबकि पूरे घर का सारा काम यही करते हैं। प्रमोद ने आशा को इशारे से मना करा कि बस अब शांत हो जा, क्योंकि बात बिगड़ जाएगी। और बात बिगड़ गई। जो इनकी सासू माँ हैं उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, बड़ा आदमी है, इंटरव्यू पर जा रहा है, इसकी नौकरी लगेगी, कल को हमें पूछेगा भी नहीं, तो इसे जाने देते हैं और इससे तमीज़ से बात करते हैं, क्योंकि बहुरानी हम पर गुस्सा हो सकती हैं। उसने हाथ जोड़े और कहा कि माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर हम इस तरह से इनसे बात करेंगे तो ये इंटरव्यू पर जा रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मन में थोड़े अजीब से ख्याल आते हैं। तो पिता ने कहा ख्यालों का क्या करोगे, घर छोड़कर तो ये चला नहीं जाएगा, है ना, वरना रात की रोटी कैसे मिलेगी। और पूरा घर हंसा। और यहाँ वो बच्चे भी हंसे जो स्कूल जा रहे थे, 7वीं 8वीं में हैं ये बच्चे, और इनकी हंसी बड़ी अजीब थी, बच्चों की जो थी। इन दोनों को ये बात लग गई दिल पर। इसने बस हंसकर कहा कि नहीं पापा, मतलब एक बार इंटरव्यू देख लेता हूँ, अगर लग जाएगी। कहीं इंटरव्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधा बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आओ, घर पर बहुत सारे काम हैं। आज पहले तो छत साफ़ होनी है, उस पर झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि 2-1 दिन में अगर कोई, जो हम सोच रहे हैं, फंक्शन करवाया, पाठ करवाया, भगवान जी वाला, इनके घर में पाठ होता रहता है, बहुत अच्छे लोग हैं ये, ठीक है। तो वो जो हम करवाएंगे तो छत पर करवाएंगे। तू और तेरी पत्नी आशा दोनों जाकर अच्छे से छत साफ़ कर देना और लोगों के बैठने की व्यवस्था करवाते हैं। इसे बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरा पति इंटरव्यू पे जा रहा था और उससे क्या करवा रहे हैं। देखिए, आप कहीं से भी अरदास लगा दो, बाबा सुनते हैं। इसने कहा ठीक है पिताजी, मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ। इस घर में 5 बच्चे हैं, उन 5 को स्कूल छोड़कर ये घर पे वापस लौटा। माता पिता ने कहा कपड़े बदल ले, ये कमीज और पैंट पहन के तो ढंग से होगा नहीं, जा कुछ लोअर टी शर्ट वगैरह डाला। उसने जाकर लोअर टी शर्ट डाला, बाथरूम से बाल्टी मग्गा उठाया, एक झाड़ू उठाई और सीधा छत पर पहुंच गया। ये गर्मियों की बात है, ठीक है। इसने पूरी छत जाकर साफ़ करी। तकरीबन ये सुबह 8:30 बजे छत पर गया था और 1:30-1:15 बज रहा था, क्योंकि बार बार नीचे आना है, पानी भरना है, और मतलब ये छोटा सा काम था छत साफ़ करना। उसके बाद माता पिता हंसकर क्या कहते हैं कि अरे हमारा तो प्लान ही कैंसिल हो गया, हम सोच रहे हैं कि छत पर तो गर्मी भी रहेगी, टेंट वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कूलर पंखे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो घर में नीचे करा देंगे। तो बड़ी बहू ने हंसकर कहा कि इस बहाने चलो छत साफ़ हो गई, और सब लोग हंसे। आशा ने यहाँ सबको अब जवाब दे दिया। बर्दाश्त की एक हद होती है, लिमिट से जब बाहर हो जाए तो इंसान को अपना मुंह खोल देना चाहिए। जिस दिन आपने ना करना सीख लिया ना, उस दिन आप अपने कंफर्ट जोन में अच्छा महसूस करोगे कुछ ज़्यादा। आज आशा ने अपने पति की साइड लेते हुए, जो कि सही भी है, एक जवाब थोड़ा तीखा दे दिया। और ये तीखा जवाब भाभी को दिया, जो सबसे बड़ी बहू है ना घर की, उसे सुना सभी ने, सबने सुना। और कमाल की बात यह है कि किसी के पास शब्द नहीं थे उसे जवाब देने के। इसने क्या कहा, सासू माँ और बड़ी बहू जब हंसकर कह रही थी चलो इस बहाने छत साफ हो गई, आशा ने जवाब क्या दिया कि माँ जी की तो उम्र है 65-70 के आसपास, लेकिन भाभी ऐसा लगता है कि आप भी 60 के आसपास ही चल रही हो, जो आपको ध्यान ही नहीं कुछ चीज़ें। और ये खुद आशा यहाँ से हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। इनमें से किसी के जवाब नहीं था कि कुछ कह दें, क्योंकि इसने सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया कि सठिया गई तू हैं। यहाँ ना किसी ने भी इन्हें जवाब नहीं दिया। ये अपने कमरे आई तो वहाँ से सीधा अपनी मम्मा पापा को फ़ोन करा, सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि देख बेटा, नई जगह है तो एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त लगता है, 2-4 साल तो बड़ी मुश्किल से कटते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। अच्छा है कि प्रमोद जी तेरे साथ हैं, हर बात में तेरा साथ देते हैं। तो उसने कहा साथ देने का भी कोई मतलब बनता नहीं। ये नौकरी के लिए ट्राई करने जा रहे थे और मना कर दिया, इन्हें बैठा दिया घर पर। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति 1-2 रुपये कमाए, जिसकी वजह से घर में थोड़ा मान सम्मान मिले। घर के बच्चे भी इन पर हंसते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनके लिए ऐसा क्या करूं जो इनका मानसिकता थोड़ी सी बदल जाए।
उन्होंने कहा बाबा से अरदास लगा दे। इसने कहा कि मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन बाबा ने मेरी सुनी नहीं। पिता ने हंसकर कहा कि बेटा, बाबा से अरदास तूने कल लगाई है, ठीक है, थोड़ा वक्त तो दे, बाबा तक तू अपनी बात अभी तक तो लाई नहीं थी, और लाई है तो एकदम तुरंत काम चाहिए। उसने कहा तुरंत चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त है नहीं। तो पिता ने कहा कि हमसे कहने की बजाय बाबा के पास जाओ और वहीं कह। इसने ये बात अपने हस्बैंड से भी कही कि आज शनि मंदिर चलना है, तो आप फटाफट से तैयार हो जाओ, घर का कोई काम हो तो उसे ख़त्म कर लो, फिर हम चलेंगे। इसने कहा कि चलो ठीक है, वैसे मेरा भी मन वहाँ जाने का था, लेकिन आज मौसम बहुत ख़राब रहा घर का। उसने कहा सारी बातें छोड़ो, हमें जो बात करनी है बाबा से करनी है। अब ये दोनों तैयार हुए, जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुँचे तो पिता ने पूछ लिया इनसे कि कहाँ जा रहे हैं सवारी, कहाँ जा रही है, कोई ज़रूरी काम पर जा रहे हो दोनों? उसने बताया कि मंदिर जा रहे हैं। बड़ी बहू ने कहा कि हाँ, वहाँ से कुछ मिले या न मिले अकल ले आना थोड़ी सी, अगर बट रही हो कहीं, क्योंकि तुम दोनों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन दोनों की शादी करा करना हमने ठीक ही किया, क्योंकि इन दोनों की शादी किसी और से होनी थी नहीं। दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों को ही तमीज़ नहीं है बड़ों से कैसे बात करते हैं, दोनों ही अनपढ़। और तो और इसके तो घर वाले भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही होंगे। यहाँ इसने जवाब दे दिया कि आपकी बात मेरे से हो रही है, मेरे माता पिता तक जाने की क्या ज़रूरत है? अगर आप लोग मेरे पति पर जंजीर डालनी बंद कर दो ना, तो पूरे घर में अच्छे से कामयाब होकर भी दिखा देंगे ये। इसने प्रमोद ने आशा का हाथ पकड़ा और कहा कि बस अब शांत हो जा और चलो। और ये यहाँ पर किसी का जवाब सुने बिना ही घर से बाहर मंदिर आए। तो मंदिर पे आने के बाद इसने बाबा की तरफ उंगली उठा उठाकर बात करनी शुरू कर दी कि तुम्हारे बारे में कहा जाता है बाबा कि शनिदेव की आरती करते वक्त, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब बाबा की आप आरती करते हो, मंदिर में होते हो, सामने होते हो और आप पर कृपा है, तो आप नज़र नहीं मिलाते ना, और बस आए, थोड़ा सा अपने ज़मीन पर बाबा का आशीर्वाद लिया, अंदर आए, आरती करी, माला तेल चढ़ाया और चले आए, लेकिन नज़र नहीं मिलाते। डर लगता है ना शनिदेव से नज़र मिलाने में। क्यों डर लगता है? शनिदेव के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लो, मन से डर निकलेगा, प्रेम हो जाएगा। मैं बाबा को बहुत मानता हूँ। और हाँ, जब आप शनिदेव जी के मंदिर आए या किसी भी मंदिर आते हैं ना, तो जो ऊपर घंटी लग रही है, ठीक है, उसे दबाते हैं, उसे बजाते हैं जब, तो कुछ लोग इतनी फुर्ती में होते हैं कि बस चलते चलते हाथ लग गया, ठीक है, बस बज गया। 2 बार ज़रूर, ठीक है, 2 बार ज़रूर बजाइएगा। और जब तक उसकी ध्वनि है, जब तक उसकी आवाज़ है, घंटे के नीचे से हटा नहीं जाता। अब ये यहाँ से जब मंदिर आए, इसने बाबा से अरदास लगाई, तो यहाँ जो एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि बिटिया ऐसा है कि जो तेरी परेशानी है ना, वो तेरी अकेले की परेशानी नहीं है, क्योंकि जब किसी से ब्याह होता है ना, तो दोनों की एक साथ कुंडली जुड़ जाती है, दोनों की एक साथ ग्रह की, मतलब अगर इसके ग्रह खराब हैं, तेरे ग्रह अच्छे हैं, तो तेरी वजह से इसका भी समय सुधरेगा। यहाँ तुम दोनों का समय अच्छा है, उसके बाद भी तुम दोनों निराश हो, उदास हो, समझ नहीं आ रहा। इसने कहा आपको कैसे पता कि हमारा समय अच्छा चल रहा है? आपको पता है घर पर रोटी भी गिन कर खाते हैं ये, और ये घर के बेटे हैं। मैं तो चलो बहू हूँ, दूसरे घर से आई हूँ, लेकिन इनके साथ तो वो कहते हैं कि मैं किसी के घर की या मानसिकता की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छे वक्त में तुम्हारे आंखों में आंसू है, ये नहीं समझ आ रहा। पूजा पाठ करने के बाद जब यहाँ से बाहर आए, तो पंडित जी ने कुछ चीज़ दी ने रखने के लिए, जैसे कि उसके अंदर छोटी छोटी, बहुत छोटी, नाखून बराबर नेल्स, मतलब कील थी, ठीक है, कुछ काली दाल थी और कुछ 2-1 चीज़ें और थी। इनमें से 2 चीज़ बाबा पर चढ़ती हैं, लेकिन 2 ऐसी थी जो नहीं चढ़ती। एक कागज़ में लपेट कर दिया और कहा कि सभी का घर में इस पर अगर आशीर्वाद हो जाए, मतलब कि सब अपने माथे लगा दें, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा चेंज दिखेगा, बाबा की तुम्हारे पूरे घर पर कृपा होगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई नहीं सुनेगा, अगर आप हमारे लिए कुछ करना देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा समय कट रहा है कटेगा, क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है, फिर एक काम करना, आप दोनों इसे अपने माथे लगाना रोज़, ठीक है, अपने माथे लगाना, और अपने घर के कोई भी ऐसे स्थान पर जहाँ सिर्फ तुम दोनों को ही पता हो, वहाँ रखना। इसने कहा हाँ, मेरी अलमारी है, मतलब जो इन्हें शादी में गिफ्ट में मिली है, उसमें ताला है, मैं उसमें लगाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, घर की अगर तिजोरी में रखती हो, चाहे तुम्हारे घर की अलमारी भी सही, तुम्हारे को दिखेगा कितना परिवर्तन हो रहा है। भाई साहब, परिवर्तन ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उल्टा ही हो गया। ये घर आए तो इनके पास जेब में है वो जो
कागज़ पंडित जी ने दिया, जो मतलब एक छोटी सी पुड़िया बनाकर जो दी है। घर वाले सभी इनसे ना बड़े नाखुश हैं, नाराज़ हैं, उदास हैं। इन दोनों को ही तमीज़ नहीं है, इन दोनों को हम पाल क्यों रहे हैं, इन दोनों को तो घर छोड़ देना चाहिए था। घर काफ़ी बड़ा है, विशाल है, अगर इसमें सभी लोग अपना अपना हिस्सा करें तो इनकी भी ज़िंदगी एक अच्छे लेवल से शुरू हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माता पिता ने कहा कि एक काम कर, तूने बहुत ज़ोरों शोरों से कहा है ना कि तेरा पति न जाने कौन सी नौकरी करेगा, न जाने क्या करेगा, तू कोशिश कर, ठीक है, हम तुम्हें खुला छोड़ते हैं, कहीं किराए का मकान देखो और वहाँ जाकर रहो। आशा ने कहा कि ठीक है। प्रमोद जी की आंखों में आंसू आ गए कि आप मुझे घर से निकाल ले, मैंने ऐसा क्या गलत किया है। तो बड़ी भाभी जो थी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती ये हुई कि तूने आशा से शादी कर ली। अब अगर ऐसी मनुष्य से शादी करेगा तो तेरे साथ तो बुरा ही होगा ना, सोच समझ कर शादी करनी चाहिए थी। जब तक इसके ऊपर बात थी इसने एक्सेप्ट किया, बस रोकर एक सवाल किया, लेकिन जैसे ही इसकी पत्नी के बारे में बोला तो इसने कहा कि भाभी ऐसा है, थोड़ा आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन घर के सारे काम जब से इसकी शादी हुई है यही कर रही है। मैंने इसे बहुत कम बार देखा है कि ये रसोई से बाहर हो। ये 24 घंटे मुझे रसोई में दिखती है, कभी किसी के लिए कुछ बन रहा है, कभी किसी के लिए कुछ। आपको मैंने शायद आखिरी बार रसोई में देखा कब है याद भी नहीं। बड़े भाई ने इस पर हाथ उठा दिया, भाभी से बात करने की तमीज़ नहीं है। और छोटे वाले भाई ने ये कहा कि इनसे हम इतनी बात कर क्यों रहे, इन्हें घर से बाहर करो अभी, और जो इसका सामान है ये सामान लेकर जाए। तो आशा ने कहा कि जिस गाड़ी से आप दुकान जाते हो वो गाड़ी भी हमारी है। तो उसने कहा गाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ प्रमोद ने कह दिया कि ठीक है, फिर गाड़ी के पैसे दे देना। क्या गलत कहा उसने। तो ये जो मंझला भाई है, इसकी पत्नी ने क्या बोला कि भीख मांगने के लोगों के स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं। पहले लोग एक आध रोटी या एक आध सिक्का मांगते थे, अब गाड़ी के पैसे मांग रहे हैं। आशा ने जवाब दिया अपनी पति का साइड लेते हुए कि मैं भीख वाली बात तो नहीं करती, लेकिन गिफ्ट में जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे पति को सामान दिया उसे कोई और इस्तेमाल करे तो इसे भीख कहा जाता है। अपनी चीज़ को वापस मांगना भीख नहीं होती, एक हक होता है। खैर, यहाँ बहुत देर तक लंबी लंबी बातें होती रहीं। इनके घर इनके कोई रिश्तेदार आए, उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो ये सभी लोग चुप हो गए। ये बहुत दूर से आए हैं और ये दोनों फैमिली को जानते हैं। रिश्तेदारी में वैसे लड़के वालों की तरफ से हैं, लेकिन ये बिटिया के घर वालों को भी जानते हैं। इन्होंने देखा कि माहौल बड़ा अजीब है, गुड़िया की आंखों में आंसू हैं। बात पूछी गई तो कहा कि बस क्या ही बताएं, घर की बात है, घर में निपट जाएगी। तो ये जो भाई साहब है इन्होंने कहा कि लग तो मुझे ऐसा रहा है कि बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, और अगर ज़्यादा बड़ी है तो लड़की के घर वालों से, मतलब आशा के घर वालों से आपने बात करी, क्या हुआ है, बात तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं, आशा के घर वाले आएंगे, आशा के घर। देखिए, आपको हम पूरी बात नहीं बताते, बस ये बता देते हैं कि ये लड़का अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और हमने जंजीरें डाल रखी हैं, ऐसा हमें पता चला है। तो हम इसे अब घर से बाहर करके इसे एक मौका दे रहे हैं मैदान में दौड़ने का। उसने कहा आदमी ने कि क्यों घर पे रहकर ये कोशिश नहीं कर सकता, घर से निकालने का क्या मतलब होता है। अरे बहू है, अभी शादी हुई है दोनों की, आप ऐसे क्या कर रहे हो। भाई साहब, आपको हमारे पारिवारिक एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं, आपसे किसी ने सलाह नहीं मांगी, ये बड़ी बहू ने कहा। तो कहते हैं सास ससुर की तरफ देखकर कि आपके सामने मेरे से आपकी बड़ी बहू ऐसे बात कर रही है, तो इस छोटी के साथ तो क्या ही बात होती होगी। मैं समझ गया। कहते हैं इन दोनों से कि मेरे घर चलो। और प्रमोद को ये कह दिया, वो पहले बहुत कोशिश करता रहा, हाथ पैर जोड़े, भैया भाभी के सामने पैर वैर छुए, लेकिन एंड में नतीजा ऐसा निकला कि इन्हें घर से बाहर होना पड़ा। ये भाई साहब इन दोनों को घर ले आए और इनसे कह दिया कि घर से एक चम्मच भी लेकर नहीं चलोगे तुम। एहसान किसी का सिर पर मत लो, चाहे तुम्हारे घर का खास हो। एक चम्मच लेकर जाओगे ना तो बाद में बात खुली तो कहेंगे कि पूरी रसोई का हर सामान हमने दिया था। आज इन सभी के सामने ये आदमी बुरा बन गया, जो इन्हें मतलब बहू बेटी की मदद कर रहा है, जो प्रमोद आशा की जो मदद कर रहा है, सबके लिए बुरा बन गया। क्योंकि जाते हुए सास ने ये कह दिया कि आज के बाद तुम्हें हमारे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आदमी है उसका काम हार्डवेयर का ऑलरेडी है, ठीक है। उसको देखकर ही इन लोगों ने भी एक हार्डवेयर की शॉप शुरू करी थी। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे लोग भी होते हैं। इन भाई साहब ने
प्रमोद से कहा, मतलब पहले तो रात में इन्हें सोने दिया दोनों को, ये भरी आंखों से सो गए। सुबह उठकर खाना वाना खाकर जब नहा धोकर ये तैयार हुए तो आशा के घर वालों को भी बुलवाया और इन्होंने यहाँ पर बैठकर इन दोनों से एक बात करी कि तू नौकरी करना चाहता है कि व्यापार। सभी कुछ पता है आशा के घर वालों को भी। इसने कहा कि मैं नौकरी कभी किया नहीं हूँ, लेकिन व्यापार में मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ, जैसे हमारी हार्डवेयर की शॉप है। तो उन्होंने कहा बेटा वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई की है, तुम वहाँ बस सामान लाना रखना और कभी कभी कस्टमर डील करते हो। इसने कहा हाँ, वो मैं जब भैया भाभी गए थे वैष्णो देवी तो मैं 7-8 दिन के लिए बैठा था, तो उसमें काफ़ी मैंने अच्छा मुनाफा किया था, तो मुझे सामान बेचना आता है। लेकिन मैं आज अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगकर, उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब घर की तरफ तुझे 6-7 महीने देखना ही नहीं है, मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। देख मेरा कोई बेटा नहीं, ठीक है, मेरी 3 बिटियाँ हैं, तीनों की मैंने शादी कर दी, मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। मेरी दुकान है, ठीक ठाक चलती है, और भाई साहब इस एरिया में काफ़ी बड़ी दुकान है इनकी, लेकिन थोड़ा उस पर माल कम है और उस पर थोड़े ग्राहक भी कम है, लेकिन दुकान बड़ी बेहतरीन जगह है, कल से तू देख ले, ठीक है। उसने कहा कि लेकिन मैं उसमें, उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, हमारे को खर्चा दे दिया कर महीने का, बाकी दुकान से जो मुनाफा होगा या नुकसान होगा वो तेरा होगा। अब आशा को बड़ी अजीब लगी बात कि नाते रिश्तेदारी में है, बचपन से इन्हें जानते पहचानते हैं, दोनों परिवार को ये जानते हैं, लेकिन इतना भरोसा, भाई कौन किसी के लिए अपनी दुकान का गल्ला खोलता है, मतलब कि अपना लॉकर खोलता है कि हमें बस घर के राशन के लिए और जो जिम्मेदारियां हैं वो उठा ले, बाकी तू देख ले। सबकी आंखों में आंसू आ गए। आशा के मम्मी पापा ने उनके सामने हाथ जोड़े कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, उसे एक मौका दे रहे हो दामाद को कि कुछ कर दिखाए, लेकिन ये एहसान नहीं होगा। उसने कहा एहसान कुछ नहीं है, ये तो मैं अपने लिए फ़ायदा कर रहा हूँ। भाई मेरे कोई बेटा है नहीं, और दुकान पे जो लड़के काम करते हैं उनको थोड़ी ना दुकान दे दूंगा, या फिर मैं कल को दुकान बंद कर दूं। बेटा कल से क्या, आज से तू बैठना शुरू कर दे। आशा ने उनके पैर छूकर कहा कि आप बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दे रहे हो और मुझे नहीं समझ आता कि मैं आपके धन्यवाद कैसे करूं। तो जो अम्मा जी हैं उन्होंने कहा धन्यवाद की क्या ज़रूरत है इसमें, है कोई अपने घर में धन्यवाद वगैरह होता है? क्योंकि तू कहीं जाएगी थोड़ी ना, अब यहीं रहेगी। हम नई नई चीज़ें बनाएंगे, खाएंगे, घर पे रहेंगे, मज़े से बातें करेंगे खूब सारी। और तू तो पढ़ी लिखी है बहुत ज़्यादा, तू कहीं नहीं जाती नौकरी करने, ये अपना दुकान देख लेगा, तू नौकरी कर। उस घर वालों ने कह रखा था कि बहू घर के बाहर नौकरी करने कभी नहीं जाती, और ये अम्मा जी ऐसी हैं, कह रही हैं कि बाहर जा नौकरी कर, पढ़ी लिखी है, क्या फ़ायदा इसका। भाई साहब यहाँ काम शुरू हुआ, करीब 3 महीने में उनकी दुकान में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए। और वो जो एक इनको दिया था ना मंदिर से, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, लेकिन अगले दिन जब उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कागज़ था उस पर काला एक काजल था, बहुत सारा डार्क। तो उसे हल्का सा पॉइंट करके बस अपना हल्का सा लगाते थे, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने जाकर पंडित जी को बताई थी। पंडित जी ने कहा कि जो मैंने चीज़ दी थी, हाँ उनमें से 2 चीज़ें तो मिसिंग है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि बाबा ने तुम्हें दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज इनका समय काफ़ी बदला हुआ है, थोड़ा सा उनका समय बताऊँ आपको कैसा चल रहा है। जो बड़ा भाई है वो अलग रहता है, क्योंकि ये वाला घर बेच दिया है। छोटा वाला भाई अलग रहता है एक अपार्टमेंट में। अम्मा बाबूजी अभी फ़िलहाल सुनने में आया है कि वृद्धाश्रम है ना, वहाँ पर है। और आशा का मुझे ये कहना है कि अगले महीने हम उन्हें जो एक नया घर लेकर देने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ शिफ्ट करेंगे। जो ये भाई साहब हैं जिन्होंने मदद करी, कहते हैं कि इनके घर पर बहुत कम टीवी सीरियल चलते हैं, नितिन के ये चाचा के फैक्ट ज़्यादा चलते हैं। बहुत धन्यवाद। और कहानी आशा जी की तरफ से आई है, प्लस इनकी मम्मा जो हैं उन्होंने मेरी एक जो हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ वो देखी थी, सुनी थी, तब उन्होंने बताया था कि हाँ इसे आप कहानी भेज सकते हो, लेकिन लड़का थोड़ा सा टाइम लगाता है, कुछ ऐसा इन्होंने बताया था। तो वो बात आंटी जी सही है कि हाँ मुझे थोड़ा वक्त लगता है जब मैं कहानी प्रस्तुत करता हूँ आपकी। आज इनका समय ठीक है। और हाँ ये वो पहले इंसान हैं जो कहते हैं कि शनिदेव जो चमत्कार करते हैं आपकी सोच से परे होता है।
इनकी दुकान पर पहले कस्टमर का थोड़ा सा आना जाना लिमिटेड था, लेकिन आज की डेट में किसी के घर में कोई भी हार्डवेयर का काम होगा तो पहला दिमाग में नाम इन्हीं की दुकान का आता है। अब इनकी 2 ब्रांचेज और खुलने वाली हैं अगले साल। और हाँ, उसे संभालने के लिए हो सकता है ये अपने बड़े भाई को हायर कर ले। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। जो जैसी कहानी बताएगा वो वैसी कहानी मैं यहाँ से प्रस्तुत करता हूँ। अच्छी या ख़राब वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि इसके साथ किसी न किसी की आस्था जुड़ी होती है। तो सोच कर कमेंट करिएगा कि जिसने कहानी भेजी है वो भी मैसेज पढ़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर रखा है? चलो बढ़िया है।